अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में आज फिर से होगी। अदालत ने आज वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर दाखिला को भी अदालत में तलब कर लिया है। बारहा ये भी कहा जा चुका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि सूबाई वज़रा अगवा की वारदातों में मुलविस हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनके प्यारों को गायब करने में FC का हाथ है। अगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे जिनका काम लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अगर इन पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगेंगे तो फिर अमन व अमान के क़याम पर एक सवालिया निशान है। वैसे तो दूसरी खबर हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब के वज़ीर आला अपनी अक्सर तकारीर में जज्बाती हो जाते हैं और बहुत से ऐलानात भी कर जाते हैं। ऐसा ही एक जज्बाती खिताब उन्होंने कल भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इन पर कर्ज या सूद की माफ़ी में एक पाई भी साबित हो जाए तो वो सियासत को खैर बात कह देंगे। अब देखना यह है कि रहमान मलिक अपनी तहकीकाती रिपोर्टों से कितनी जल्दी मियां शहबाज शरीफ को सियासत के मैदान से आउट करता है। इस पर बात करेंगे और बहुत सी आम खबरें आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। रोज़ाना की तरह सबसे पहले खबरें लेंगे समी साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, ये तो नहीं पता कि जो अजीम फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं वो कब और कैसे होंगे, मगर एक फैसला जो आवाम के वसीतर मफाद में हुआ है वो ये है कि 12% बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि जमहूर की मोहब्बत में ये हुआ या कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे समी साहब आपसे। फाटा में तालिब इल्मों ने और टीचर्स ने मिल के एक एहतजाज किया है कि वहाँ एक अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली असातिज़ा को। $70 बिलियन हमने खर्च कर दिए असला वहाँ फेंकने पे, मगर हमारे पास इनकी तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इस तरह से हम रेट बनाना चाह रहे हैं और नीचे ये तालीम के लिए हमारे पास रकम नहीं है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। वापडा में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ हुआ है और इसमें बताया यह गया है कि ऊपर से लेके नीचे तक, ग्रेड 20 से लेके नीचे तक के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसको ज़रा जोड़ लें मेरी पहली खबर से भी कि एक तो वो उधर खाल जो खींचने का अमल जारी है अवाम का और जमहूर का, और नीचे ये जो करप्शन है ये सिलसिला है, और साथ साथ IMF की अदायगी भी सर पे आन पहुंची। मई के आखिरी हफ्ते में 400 मिलियन हैं पीते थे कर्ज की में, और ये कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती। एक दिन मिर्ज़ा गालिब भी कहते थे। तो ये जो हम कर्जे ले रहे थे उनसे, अब ये हमें देने पड़ रहे हैं। और आखिर में एक और भी बड़ी अहम खबर कि स्टील स्क्रैप के नाम पे जो दरामद की जा रही थी स्क्रैप की, उसकी आड़ में यहाँ पे जो ऑटो पार्ट्स हैं वो मंगवाए जा रहे थे। तो ये पता चला। मगर मैं इसको जोड़ दूँ एक बात से कि हम कितनी बेमानी है हमारा, ये हम कहते हैं ना हम चौथा मीडिया का पिलर हैं। तो हमने कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि कैसे हम मौत दरामद कर रहे हैं जो मेडिकल वेस्ट था, ज़्यादा आपको प्लास्टिक के नाम पे, और वो यहाँ पे कितने कंटेनर आए थे, कोई किसी के कान पे जों तक नहीं रहेंगी, और ये सिलसिला जारी है। ये अच्छी खबरें, आज इन पे बात करेंगे जरूर। जी समी साहब, आपको बड़ी हंसी आ रही है। तो आपने सुन ली। अब आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब एक कर रहे हैं, अदालती तहकीकात हो रही है, हेयरिंग हो रही है। तो बलूचिस्तान के हवाले से जो एक अमरीकी रुकने कांग्रेस हैं डाना रबाकर, पहले भी उन्होंने बड़े खतवत वावेला मचाया था और कहा था कि बलोचों को आप आज़ादी दे दें। उन्होंने एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और हम अमेरिका जितनी भी आपको मदद दें, जितने भी आपको पैसे दें, पाकिस्तान का इससे कुछ नहीं होने वाला। और उन्होंने ये ख़बरदार किया है कि अभी तक तो हम आपको पैसे इसलिए दे रहे हैं कि हमारा एक अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट है। जैसे ही वो इंटरेस्ट ख़त्म होगा, जो थोड़े बहुत हम पैसे आपको दे रहे हैं वो इमदाद भी बंद कर देंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि बड़ी आप बातें करते हैं, आप पैसे के बगैर आप ज़िंदगी अपनी कैसे गुजार रहे हैं। इसके अलावा इसी जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इसको डिस्कस करने के लिए शाजिया इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक डेड लॉक है, क्योंकि अमेरिका ने माफ़ी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था। अब हमारे अकाबरीन ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को कोई ऐसी ऑप्शन दें जिसमें वो ऐसा टेक्स्ट उसका तैयार हो जाए जो अमेरिका की मर्जी की माफ़ी हो, जिससे अमेरिकी सदर के इलेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी वो जो काजी साहब इज्जत नफ्स है उसका भी कुछ मजरू ना हो, वो भी मजरू ना हो, उसका भी कुछ मामला हो जाए। इसके अलावा शाजिया एक दूसरी जो खबर है मेरे पास
हम हमेशा ये तो जिक्र करते हैं, पहले भी याद होगा आपको, एक खबर हमने बताई थी कि मुल्तान में शादी वाले दिन एक आशिक ने जाकर दुल्हन को गोली मार दी थी। लेकिन अब इतलात ऐसी आ रही हैं लाहौर में कि बिट्रेयल पर, धोखाधड़ी पर एक लड़की ने अपने दोस्त को जाकर गोली मारी। अच्छा। और अपने दोस्तों के हमरा, और अब वो जो लड़के का बाप है वो बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वो इतनी बासर लड़की है कि उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ये जो एक हमारे मुआशरे में जो एक ट्रेंड है इस तरह का, इस पर भी हम अब लड़कियों में भी इतना ज्यादा वो हिम्मत आ गई है। बिट्रेल, बात है बिट्रेल की, बिट्रेल कोई भी करे उसका अंजाम जो है बड़ा सख्त हो सकता है। सही, चलें इस पर बात करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में अमन और अमान की जो समाअत है, केस की समाअत वो जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोयटा में मौजूद है। आज उन्होंने सूबाई वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान को तलब किया है। समी साहब, लगता है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, इंतजामिया है, वही इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रही है। चीफ जस्टिस साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज ये आपने बड़ा अच्छा ये बात की है कि बड़ी संजीदा है इंतजामिया, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं। वो कोयटा में जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं वो कायद साहब कोयटा में रहते ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठकर मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनको बुलाया गया, लेकिन मेरी थोड़ी देर कबल बात हो रही थी हमारे नुमाइंदे से भी और कुछ लोगों से, तो चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक वहाँ पर नहीं गए। लेकिन कल जो रिमार्क्स थे कायद साहब चीफ जस्टिस साहब के, उसमें एक बड़ी अहम उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जो वफाक है वो ताउन नहीं कर रहा। वफाक से मुराद उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि उन्होंने तलब किया था तो बताया, ये ISI के जो कुछ ऑफिसर्स थे तो ये बताया गया कि वो यहाँ पर तैनात नहीं है, आला ऑफिशियल्स। तो ये एक चीफ जस्टिस साहब ने जो एक मामला है हमारा पुराना चला आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं करती, कोऑपरेशन नहीं करती, उसको उन्होंने हाईलाइट किया और ये कहा कि अगर वजीर आजम भी आ सकते हैं, बिल्कुल अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने ये, तो ये जो ISI के जो सेक्टर इंचार्ज हैं ये क्यों नहीं आ सकते। तो आज उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां पर आएंगे। और नहीं पहुंचे वो, अभी तक नहीं पहुंचे, और खुदा करे कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की आंख जल्दी खुल जाए आज सुबह और वो भी कोयटा पहुंच जाए। अगर वो वहाँ पहुंच भी जाएं, माशाल्लाह बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी है, हमने देख चुके हैं कई दफ़ा जो हमारे CM है बलूचिस्तान के, और बड़े हमने अच्छी अच्छी लोग हर जगह लगा रखे हैं, तो वो अगर पहुंच जाएं तो क्या करेंगे? थोड़ी सरजनिश मतलब तो हो जाएगी। जरा जब वो आते हैं उनके बयानात पे ज़रा गौर फरमाइए। जब उनकी सीरियसनेस जो है वो हम कई दफ़ा देख चुके हैं। हम उन चीज़ों का जिक्र नहीं करते जो यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स पड़े हुए हैं, मगर आम जो मीडिया से भी वो बातें करते रहे हैं, तो ये क्या क्या हो सकता है। और आज फिर वहाँ बुलेट रिडन, बजाय इसके कि वो लोग पेश किए जाते, उनकी बॉडीज़ मिली हैं मिसिंग लोगों की, तीन लोगों की कल और बॉडीज़ मिली हैं। वो एक मजाक उड़ाया गया है गोया कि जी हाँ ये लें, ये हमने दे दी हैं। ये इतने ग्रेव इशूज़ हैं। ये बात ठीक है, अभी आपने उसका जिक्र किया, डाना का भी, उस हवाले से भी बात करते हैं कि, लेकिन हम वी आर फेस्ड विद वेरी ग्रेव इशूज़। फाटा को उठा के लियारी में ले आए हम, ये थी हमारी पॉलिसीज़, ये थी हमारी दानिश और अक्ल, हमारी अपनी जंग। मुझे याद आ रहा, फौजिया वहाब साहिबा को मैं देख रहा था, ये अब हमारी जंग है, हमारी जंग है। वी आर फॉलोइंग ऑन ईच अदर। हमें समझ नहीं आती कि अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए हम क्या कर छोड़े। आज इसको हमने ये बना लिया, अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे। बहुत अच्छी कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट, हमें लगता है और हमारा ख्याल है और हमें यकीन है कि दर्द दिल है उनमें, इस मुल्क को वो ठीक भी करना चाहते हैं। लेकिन ये समी इब्राहिम साहब, अब ये पेन किलर से नहीं कैंसर ठीक होने वाले, बड़ी बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। मगर क्या ये रूलिंग एलीट इसकी अहल है? इससे इन्हें अंदाजा भी है इनके मसाइल क्या है? सही, एक कॉलर है हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन से, अफजल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, मुझे ये समीर साहब से कुछ कहना था। जी जी। तो ये जो जमहूरियत के बारे में कमेंट्स देते हैं ना, तो हम जो अवाम है, हम इस मौजूदा निज़ाम में जो पाकिस्तान में जमहूरियत है, हम इसको जमहूरियत नहीं समझते, ये डिक्टेटरशिप ही है। हम इसको डिक्टेटरशिप ही समझते हैं। और इस मौजूदा निज़ाम में जो पाकिस्तान में रहा जाए, जितनी दफ़ा भी इलेक्शन हो जाए, जमहूरियत ऐसी ही रहेगी और आम आदमी का यही असर होगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल आपका। देखिए, जो आपने बात की ना, मैं इससे तो इत्तफाक नहीं करता कि ये डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत है, जो लोग आए वो आप लोगों के वोटों से आए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो लोग डिलीवर नहीं कर सके, आइंदा इलेक्शन में क्या आप उन्हें वोट देंगे? अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी उम्मीदवार वोट देने के अहल नहीं है, तो आप मत निकलें वोट डालने के लिए। अगर टर्न आउट 3% हो, 5% हो, आपके पास कोई अच्छी चॉइसेस नहीं है, तो इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे। इन बड़ी सियासी जमातों को आप मजबूर कर सकते हैं कि वो ऐसे लोगों को टिकट दें जो आपके मसाइल हल करने में संजीदा हो। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, आप इसे कंफ्यूज ना करें। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं
कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, गुज़श्ता 4 साल में जो हुआ है उससे अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन बका पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही है और सियासतदान इस मामले को हल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो सियासतदान हो, सियासतदानों के भेस में लुटेरे ना हो, और उसको उनको लाने के लिए आपका रोल बहुत अहम है। अच्छा, लेकिन ये एक जो बात उन्होंने की ना, उन्होंने क्यों डिक्टेट, इस बात का भी एनालिसिस होना चाहिए ना कि जमहूरी हुक्मरान जो इलेक्ट हुए हैं उन्हें वो डिक्टेटर क्यों नज़र आते हैं, क्यों नज़र आते हैं? जो मैंने पहली खबर आपको दी थी, जो माशी जबर और आमरीत आप मुसल्लत रखते हैं लोगों पे, कभी वर्दी पहन के, कभी शेरवानी पहन के, उनके लिए ज़िंदगी कुछ नहीं बदलती। उनके लिए हेडलाइनें या मेरी आज़ादी इज़हार या मेरी आज़ादी राय, मैं मानता हूँ कि इस आज़ादी राय हमें इस ऐड में ज़्यादा है, मुशर्रफ ने भी दी थी, आगाज़ उसने किया था भाई, गिव द डेविल हिज ड्यू, ये मुहावरा है, मैं उन्हें नहीं कह रहा, देना चाहिए। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आप हर एंटी पीपल इकदाम करते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, कार्टल्स को जो है उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें मजीद मोटा करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल, लोगों को उसकी कीमत देनी पड़ती है, लिहाजा वो ये तसर समझने में हक बजानब है कि यार ये वही। मैं सिर्फ इतना आपको इतना सिर्फ कहूंगा यहाँ पर कि ये जो सारी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अगर ये डिक्टेटरशिप होती तो काजी साहब मैं देखता कि आप कैसे इस तरह अवामी मसाइल पर डिस्कस करते हैं। ये जो आईना हम दिखा रहे हैं ना, जो हम हुक्मरानों को जो आईना दिखा रहे हैं उन पर मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो अपने अंजाम सही अंजाम करें। मैं अपने और आपके राइट्स की बात नहीं कर रहा, हम तो खुश नसीब पर तो में रहते हैं, नहीं बोलेंगे तो घर जाके कहीं और महल्ले में और थड़े पे बोल लेंगे। बात यह है कि रियल चेंज क्या है, रियल चेंज। मुझे राइट मिल गया, एक इंडिविजुअल को, मिडिल क्लास के एक बंदे को राइट मिल गया, वेरी गुड, मिल जाए 5, 7, 10% लोगों को। मैं तो 85-70% लोगों की बात कर रहा हूं कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनके लिए बेमानी है मेरे राइट्स। तो आप बेसिकली तो उन 85% के राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये आपका एक अकेले का राइट तो नहीं है ना। आप जिस मसले को हाईलाइट कर रहे हैं वो 85% लोगों का मसला है। ये इख्तियार, ये हक आपको जमहूरियत ने दिया, किसी डिक्टेटर ने कभी नहीं दिया। ये डिक्टेटर दे के गया है आपको, परवेज मुशर्रफ दे के गया ये राइट्स। हम अभी फिलहाल अपने इशू से हट रहे हैं, बलूचिस्तान के इशू पर बात कर रहे थे। कोयटा से फरीदुल्लाह भी हमारे साथ हैं। फरीदुल्लाह, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है, सूबाई वज़ीर दाखिला को बुलाया है, वज़ीर आला बलूचिस्तान को बुलाया है, लेकिन वो अभी तक इस्लामाबाद में उनके पहुंचने के कोई चांसेस भी हैं या नहीं आएंगे वो? जी, जब कल ये हुक्म पास किया गया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहम्मद असलम रिसानी और जो वज़ीर दाखिला हैं मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ेरी, उन्हें आज यहाँ बुलाया जाए, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि उनसे बात करें। सीएम से तो हमारा रब्ता नहीं हो सका, अलबत्ता वज़ीर दाखिला से हमारा रब्ता हुआ तो उनसे हमने पूछा कि आप कल पेश हों। उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस ट्रिब्यूनल के सामने जो अदालत कार्रवाई करी मैं सामने पेश हूँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल रहा। तो अब देखिए, खुदा करे उन्हें टिकट मिले और यहाँ आए जो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जी तो ये तो उन्होंने बलूचिस्तान के एहसास महरूमी की बात की है कि अब उन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा। किससे बड़ी बलूचिस्तान की क्या महरूमी होगी कि ये अगर उनके लीडर हैं, ये उनकी हुक्मरान, खुद नवाब हैं और जो अवाम है उनका हमने हश्र देख लिया, और इतने बड़े कौमी मसले पे इसलिए इनका सीरियसनेस देख लें जरा। अच्छा, अगर फरीदुल्लाह, अगर आप हमारे साथ हैं तो ये बताइए कि आपको क्या मूड लग रहा है अदालत का, कि कल भी बहुत लंबी कुछ कई घंटों की समाअत हुई, तो अभी क्या आपको मूड लग रहा है कि कोई अदलिया नजर आ रहा है आपको, कोई ऑर्डर जारी करेगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप देखिए जैसे कल सुबह से लेकर तकरीबन रात 12 बजे तक जो लापता अफराद की जो केसेस थी उनकी समाअत होती रही। बाद में कुछ ऐसा भी हुआ, 2-3 घंटे की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने तमाम जो लापता अफराद उनकी एक नई फहरिस्त तैयार की गई जो 62 अफराद की थी। उसके बाद फर्दन उनके लवाकिन को उन्होंने सुना है रात 12 बजे तक। तो और उसके बाद भी जब कोर्ट ऑफ हुई तो उसके बाद भी रात 1:15 बजे तक यहाँ अदालत में मौजूद रहे, बाकी के मामलात को देखते रहे, और उसके बाद अब फिर दोबारा कोयटा आएंगे और अपने अदालत में आएंगे और बात करेंगे। इस हवाले पे जो मिसिंग पर्सन के जो यहाँ तंजीम है उनके रहनुमा से हमारी बात हुई, नसरुल्लाह बलोच से। हमने उनसे भी पूछा था कि आप क्या देखते हो, कह रहे कि उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, चीफ जस्टिस साहब यहाँ आए, पूरे बेंच के साथ यहाँ बैठे हैं, हेयरिंग करें, उनके तमाम मसाइल जो हैं, उनके जो लापता अफराद हैं उनको सुने, उनके लवाकिन को सुने, उनकी बाजियाबी के भी तमाम इकदाम हासिल करें। उन्हें कहा हमें इस हद तक तो फैसला हो गया, हमारी बात सुन रही है। अच्छा, ये फरीदुल्लाह ये बताइए कि आज ISI का कोई ऑफिसर आएगा अदालत में, क्योंकि कल वहां उनकी भी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, उसके बारे में भी चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे।
जी बिल्कुल, जैसे कल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वज़ीर आला को बुलाएं, वज़ीर दाखिला को बुलाएं, साथ उन्होंने कहा जो एजेंसीज हैं जिनमें MI है, ISI है और FC है, इनके नुमाइंदे को बुलाएं कि जो सेक्टर इंचार्ज है उनको यहाँ बुलाया जाए, तलब किया जाए। कल तो जो होम सेक्रेटरी तो उन्होंने कहा कि ये अफराद यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन बाद में ये हुआ कि FC की जानिब से जो उनके नुमाइंदे थे DIG ब्रिगेडियर शहजाद यहाँ पेश हुए थे और रात गए तक जो हेयरिंग होती रही और यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस को मुकम्मल यकीन दिलाया उनके हाथ से जितना हो सके और अपना जो ताउन को पेश करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जिस तरह इन पे हर जो लवाकिन पेश हो रहे थे, अदालत को बता रहे थे हमारे बंदे को FC ने उठाया, FC ने उठाया, उसने कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि हर बंदा आके यही कह रहा है और FC कोई मौलूद इल्जाम ठहरा रहा है। हो सकता है कि इनके रूप में दिगर एजेंसियां ये उठा रही हो, और लेकिन वो अपनी हद तक कोशिश करेंगे इनके साथ मुकम्मल ताउन करें। जी अच्छा, और समाअत कितने दिन तक चलेगी क्वेटा रजिस्ट्री में? जी समाअत तो यहाँ जो है जुमे के रोज़ तक चलेगी और तमाम मुकदमा का फैसला किया जाएगा। इस मौके पे जो आज भी बहुत सारे केसेस जो रह गए थे, रात को बहुत सारे लोग पेश नहीं हुए थे, उनकी आज फिर फर्दन जो है चीफ जस्टिस उनके सुनेंगे, उनके लवाकिन को सुनेंगे, उनका मौकिफ सुनेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। वो जो आपने बताया था कि डाना रबाकर जो है, जिन्होंने पहले बलूचिस्तान की अलहदगी की आवाज़ उठाई थी, उन्होंने अब बलूचिस्तान को फेलियर वो करार दे दिया कि फेलियर है आपकी रियासत। एक बात जो हाईलाइट की है ना, जो मेरा ख्याल है कि हम सारे पाकिस्तानी जिस पर हर आदमी परेशान है, काजी साहब भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे इदारे, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम कहें या मुतमईन हो। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया अपने लेटर में। तो मुझे यहाँ पर हज़रत अली की वो एक कहावत याद आ रही है, उनसे मंसूब है कि अगर कोई दीवाना आदमी भी आपसे बात करे तो उसकी बातें गौर से सुन लो, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई दानाई की बात हो। बाकी तो उनकी जो सारी बातें हैं ना, पाकिस्तान की दुश्मनी, बलूचिस्तान के हवाले से वो इंडियन, वो अपनी जगह पर, लेकिन एक बात उन्होंने सही कही है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सही तरह पर काम नहीं कर रहे। जितनी भी इमदाद पाकिस्तान को दी जाए वो उसका बलूचिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा और जो दूसरे सूबों के अवाम है उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, इसलिए हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। और अभी तक एक उन्होंने सच भी बोल दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है जिसकी वजह से अभी हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे ही ये इंटरेस्ट खत्म होगा ये भी सपोर्ट हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे इदारों की परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। पहली बात है, उसकी बात को मैं इसलिए अहमियत नहीं देता कि वो अमेरिका की पॉलिसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कौन है, कोई अमेरिकी तालिबान टाइप लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इराक फेल्ड स्टेट है, अमेरिका ने बनाई। अफगानिस्तान फेल्ड स्टेट है, अमेरिका ने बनाई। पाकिस्तान का $70 बिलियन जो है हमारा वहां खर्च करवा दिया इन नाअहल हुक्मरानों की वजह से। अब यार ये ना कहें कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट अमेरिका, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूं, जरा बात जरा खुल के करनी चाहिए। यहां पे जितनी पॉलिसीज हम उनकी टोक करते रहे 1978 से लेकर अफगानिस्तान से लेकर आज तक हमारी बर्बादी की दास्तान ये यहाँ पे हिलरी क्लिंटन खुद कह के गई है। परवेज़ मुशर्रफ माना है कि 80 में हमारी पॉलिसियाँ गलत थीं। अब हर बंदा रूलिंग एलीट का ये मान रहा है। हम आज जो बर्बाद हुए हैं उनकी वजह से हुए हैं और इस मुल्क के अवाम की वजह से नहीं हुए, जो कि हमेशा हुर्रियत की एक दास्तान लिखते हैं। उनकी जो रूलर्स यहाँ पे मुसल्लत किए जाते हैं अमेरिका बहादुर की मदद से, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उनको बैठाती है। और एक बात उन्होंने कही कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, खुदा की कसम ये यहाँ से चले जाएँ। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके इंटरेस्ट है, हमारा तो टके का इंटरेस्ट नहीं है। ये दो मूंगफली के जिसे कहते हैं ना पीनट हमारे आगे जो फेंकते हैं वो कुछ भी नहीं है। डाना मुझे नहीं पता कितनी तालीम है उनकी, उनको अंदाजा है यानी कि वो क्या कह रही हैं। वो जरा खोल के मिजानियां देखें कि यहाँ जिस मंडी से वो क्या निकाल के ले जाते हैं और उसके बदले में जो खैरात के चंद तिनके हमें फेंकते हैं वो क्या है। और यहाँ अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना, और ये नहीं होगी, मेरा ईमान है पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं होगी कभी भी, लेकिन अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे हो जाए तो क्या होगा, आपका ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि आप यहाँ से मोटा माल निकालते हैं। सुन लीजिए, 1000 अरब रुपया तो आप वो कर्जे जो हम बार बार अदा कर चुके हैं वो हर साल हमसे लेके जाते हैं। 500 अरब रुपए के आप मिलिट्री हार्डवेयर हमें बेचते हैं। आपका ज्यादा नुकसान होगा, दुआ फरमाइए हम फेल ना हो, क्योंकि आप हमारा खून निचोड़ रहे हैं और ये हमारी तज़हीक और तजलील ना करें। और फिर मैं इसकी बात पे इसलिए बात करूं कि आपने ये खबर का जिक्र का हवाला उसका दे दिया, वरना उनके अमेरिकी पॉलिसी साजों में वो नहीं है कहीं। अब अगर आपके जज्बात कुछ कम हुए तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये जो पुलिस वाला बाहर रिश्वत लेता है ये अमेरिका की वजह से लेता है? ये जो पुलिस मारती है लोगों को उनके घरों में घुसकर, ये अमेरिका की वजह से मारती है? ये जो एक सेकंड शाजिया मुझे जरा बात करने दे, ये जो मिलावट होती है ये अमेरिका कराता है? ये जो आपकी जो लोड शेडिंग हो रही है ये अमेरिका ने कराई है? ये जो इंडस्ट्री बंद हो रही है ये अमेरिका ने कराई? एक बड़ी आसान, अब सुन लें जरा, मैं आपका जवाब सुनूंगा। बड़ी आपने अच्छी एक तकरीर झाड़ दी है इसलिए कि अपनी जो हमारा जो फेल्योर है वो आपने अमेरिका के ऊपर डालकर सबको वो निजात दे दी। अब एक आखिरी बात करता हूं,
रोजाना आपसे ये बात करता हूं कि ये जो वजीर आजम है, ये जो सदूर है, इनकी तब्दीली, इसका अवाम से ताल्लुक है, और आप कहते हैं इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। और अब आज आपने अपनी गुफ्तगू में रूलर्स को बर्बादी का जिम्मेदार करार देके सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी। अब बात कर लिया जी प्लीज। इस तारीख में जब भी अवाम ने उठ के कोई कोशिश की अपनी तकदीर बदलने की, चाहे वो 78 का अफगान रेवोल्यूशन हो, उसको कुचल के मुल्ला उमर की जगह इन्होंने बनाई। 1968-69 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम की बात की, उसको फांसी चढ़वा दिया और करप्ट रूलिंग क्लास के साथ हाथ मिलाए ताकि नीचे ये मिलावट का निज़ाम जारी रहे। हर जराइम पेशा आदमी को दुनिया पे मुसल्लत किया, ज़िया-उल हक को यहाँ पे मुसल्लत किया। लेकिन आप तो सुन लेना, अब आपने बात हुक्मरान यार, अब मेरी बात कोई जाए उसका फर्क ही कोई नहीं। यार मेरी बात ये कहते हैं, मेरी बात आप कहते हैं कि हुक्मरानों के आने जाने का आवाम से मिसगाइड ना करें, मिसगाइड सोकारों को हटा के स्वार्थों को ले आए ताकि इंडोनेशिया के अवाम के खिलाफ ये जराइम होते रहे। अलांदे को कत्ल कराया उधर 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 चिली में, और वहां और सुन लेना यार, आपने बात करनी यार, मेरी सुन ले, पूरी दुनिया में हर जगह जराइम पेशा लोगों को हुक्मरान बना के ये मुसल्लत करते हैं ताकि पुलिस वाला रिश्वत ले। लेकिन आप तो कहते हैं कि वजीर आजम गिलानी आए जाए, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के अच्छा काजी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले कॉलर है हमारे साथ, तनवीर अमेरिका से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी तनवीर। जी शाजिया, मैंने दो बहुत मुख्तसर सी बातें करनी है। मेरा पहला सवाल तो जो है ना समी इब्राहिम साहब से है। माशाल्लाह ये यहाँ पर बहुत अच्छे रहे हैं। मैं इनके ख्यालात मुझे समझ नहीं आती। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अदलिया किस तरह रुकावट है लोड शेडिंग के खात्मे में, आवाम को पीने का पानी फराहम करने में, लॉलेसनेस में। ये कहते हैं कि अदलिया ने इंटरफेरेंस की है जिसकी वजह से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट जो है खुल के काम नहीं कर सकी। और गवर्नमेंट का कारनामा क्या है कि उसने सेनेट के इलेक्शन करवा दी, उसने 18वीं तरमीम करवा दी और उसने 20वीं तरमीम करवा दी, जिसका अवाम को कतन कोई फायदा नहीं पहुंचा। तो मेरा समी इब्राहिम साहब से सवाल ये है, ये माशाल्लाह इन्होंने देखा है दुनिया के मुहज़्ज़म माशरे में कि क्या रूल्स सेट होते हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं कि अदलिया ने गवर्नमेंट के हाथ पकड़े हुए थे कि वो जिसकी वजह से पीपल पार्टी गवर्नमेंट अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर सकी। दूसरा बड़ा मेरा मुख्तसर सी बात ये है कि दुनिया के किसी भी महज़ब सोसाइटी में आखिरी फैसला अदलिया का ही होता है। बात जिस आदमी को कानून की जरा सी भी समझ है उसको ये बात पता है कि आज की डेट में वज़ीर आज़म एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है। अगर 10 दिन के बाद उसकी अपील होती है और उस अपील में अदलिया उसके खिलाफ फैसले को सस्पेंड करती है, फिर वो अपनी जगह पे कायम रह सकता है। लेकिन जब तक वो एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया, ब्रेक का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर इन पर कर्जे या सूद की मद में एक पाई भी साबित हो जाए तो वो सियासत को खैर बात कह देंगे। सभी साहब, एक पाई नहीं साबित हुई, 2 पाई साबित होगी तो क्या करेंगे वो? अच्छा शाजिया, मैं शहबाज शरीफ साहब पर गुफ्तगू करने से पहले जो तनवीर साहब ने अमेरिका से कॉल की थी ना, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। तनवीर साहब ने एक तो ये कहा, मुझसे मनसूब किया कि मैंने ये कहा है कि अदलिया ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोका। तो मेरे भाई, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अदलिया की वजह से कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाकाम हुई है या डिलीवर नहीं कर सकी। हाँ, ये हमने इशू ज़रूर उठाया हमेशा कि किसी भी महज़ब सोसाइटी में, जमहूरी मुआशरे में तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करते हैं। और अदलिया ने जो माजी में गुज़श्ता 2-3 साल में हमने देखा है कि एक सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए एग्जेक्टिव का एक इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसमें मैं नहीं, पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो लीगल जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने भी पॉइंट आउट किया इसको। और फिर जो जनरल कियानी साहब की जो परसों की स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। तो ये हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया। दूसरा, आपने कहा कि वज़ीर आज़म सज़ा याफ्ता हैं। अभी तक डेफिनेटली उनको कन्विक्शन हुई है, लेकिन उनके पास फाइनल अपील का हक हासिल है। और एक इन्होंने बात की कि दुनिया के किसी महज़ब मुआशरे में ऐसी मिसाल नहीं, ये बात शायद आपकी मैं मालूमात काफ़ी नहीं है। अमेरिका में सदर क्लिंटन जब सदर थे तो उन्होंने बतौर सदर परजरी के लिए एक जुर्माना अदा किया था, चंद $100, और इसके बावजूद वो अमेरिका के सदर रहे, उस जुर्माने को अदा करने के बावजूद। तो जब तक कोई भी सियासतदान, कोई भी पॉलिटिशियन जो हुकूमत में है
अपनी आखिरी अपील का उसका फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि मॉरली हमें उनसे ये कहना चाहिए कि वो वहाँ से इस्तीफ़ा दें। अब आपने बात की शहबाज शरीफ साहब की, मुझे नहीं पता उन्होंने ये बयान जज्बात में दिया, किस तरह से दिया। इतना मुझे पता है कि उनके ऊपर भी कर्जा था, वो जो हुदैबिया पेपर मिल है उसके डायरेक्टर्स में लेकिन थे। वो कहते हैं हम अदा कर चुके हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं अदा नहीं कर चुके, वो तो एक जो जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है क्वींस बेंच लंदन में, उनके ऊपर वो आई हुई है, जजमेंट आई हुई है कि ये जिसमें एक्स पार्टी हुए कि आप पेमेंट करें अल तौफीक की, इन्होंने पेमेंट नहीं की, ये गए ही नहीं वहां पे। तो ये कहना कि हमने उसकी पेमेंट नहीं की, उसका तो एक बाकायदा रेफरेंस है। तो वो सबूत मांग रहे हैं ना, अगर रहमान तो वली के पास सबूत है तो वो दे जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस तरह से दी। मेरा ख्याल है कि वो परवेज़ रशीद साहब आएंगे और बड़े एक शाइस्तगी से, जिस तरह वो बात करते हैं हमेशा, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे कि नहीं उनका मकसद ये था, उनकी बात ये थी। ये मेरा ख्याल है कि माजी में नहीं झांकना चाहिए। मैं हमेशा से ये करता हूँ कि अगर यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैसेज दिया गया था कि अगर आप पिछली बातें खोलेंगे तो फिर किसी का भी दामन जो है वो साफ नहीं है। तो इसलिए आप एक पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त फोकस इस पे करना चाहिए कि पाकिस्तान के आवाम की जो ज़िंदगी है उसको कैसे, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बदनाम करके सिर्फ इसलिए कि दूसरा हुकूमत ना कर सके और एक पार्टी हुकूमत कर सके। काई साहब, फोकस जो है आपने जो भी फरमाया कि माजी की चीज़ें ना खोलें सबके, तो आपने ये तस्लीम किया कि सबका आलूदा दामन है। तो आप समझते हैं ये आलूदा दामन वाले इस मुल्क को शफाफ बना देंगे? बना देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने तौबा नहीं की, उन्होंने भी, वो भी तो पीसीओ जज हैं, उन्होंने परवेज मुशर्रफ को उसके बाद आजाद अदलिया आ गई। तो ये सियासतदान अगर ये काम करें और आप परवेज मुशर्रफ साहब को इस बहस में मेरे आर्गुमेंट की जो उसकी तरफ ना धकेलें। मैं जो आपने बड़ी तारीफ की ना परवेज मुशर्रफ साहब की, उन्होंने कहा कि ये आजादी सारी डिक्टेटर ने दी है, दी नहीं, ये छीनी है, पाकिस्तान के अवाम ने ली है, पाकिस्तान के अवाम ने ली है, सहाफियों ने ली है। सब्सिडीज छीनी थी अवाम ने, उसने दे रखी थी। अच्छा, अब हम आपसे छीन सकते हैं जो आपने सब्सिडीज विदड्रा करके? अभी ये मैं अभी खबर की तरफ। अच्छा, अगर निजाम बनाया जाता और सब्सिडीज पर तवज्जो ना दी जाती। निजाम मैंने बनाना था। सारे तो डिक्टेटर है, जरदारी साहब ने डिक्टेटर है, 4 साल से कौन सारे डिक्टेटर है। जरदारी साहब ने कौन सा निजाम बनाया? गिलानी साहब ने कौन सा निजाम बनाया? पिछला जो ये जो यार पिछले को छोड़े, जो आता है पिछले पे डाल देते हैं। अब सुने जरा, मैं खबर की बात कर। नहीं, खबर पर बात करने से पहले आपने आजादी की बात की। माफी चाहता हूं, पर डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ साहब बहुत जबरदस्त आदमी थे। साहब आप जबरदस्त नहीं थे, बैलेंस शीट बनानी है हमने, उसमें हमने इंसाफ करना है। ये जमहूर और ये डिक्टेटरशिप का ड्रामा बाहर रखें, अवाम के लिए दोनों एक जैसे हैं। हजूर मैं बिल्कुल कीजिएगा। आपने आज़ादी की भी बात की, सहावत की भी बात की, आज़ादी सहावत का आज आलमी दिन है, इस पर बात करने से पहले एक कॉलर है कोयटा से, रमजान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुल्तान से हमारे साथ रमजान जी। रमजान, हाँ जी बाजी, सबसे पहले बात तो ये है जो कराची के हालात खराब हैं, तो चीफ जस्टिस ने उस टाइम तो एक एक्शन लिया था। एक पार्क में एक रेंजर वालों ने मारा था, वो चोर था, और चोरों की वजह से उस रेंजर वालों को सजा हुई। उसके बाद कराची के हालात खराब है, बोरी बंद लाशें, ये लियारी का मसला, ये कराची के जितनी गुंडागर्दी उसके बाद हुई है। उसके पास किसी रेंजर वालों ने हाथ डाला है किसी को? क्या किसी पुलिस वाला ने किसी को हाथ डाला है? इतनी बेगुनाह लाशें जो हुई हैं, अब चीज जैसे सब सोए हुए हैं वहां पर, कि उन लोगों की क्यों अब नहीं एक्शन ले सकते कि लियारी के साथ क्या हो रहा है? क्या वो गरीब आवाम नहीं है? शुक्रिया, वहां ले एक्शन क्यों नहीं लेते वहां पर? बहुत शुक्रिया। ये जो कह रहे हैं ना, लियारी की बात कर रहे हैं अभी समी साहब, मुझे अगर जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, ये जो क्लाशनकोफें आई थी यहाँ पे, ये किधर से आई थी? यहाँ पे जो अफगान वार बपा की थी आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब आप फाटा को खींच के लियारी और कराची में ले आए हैं, ये किसने किया? अब हमें नेकी और शराफत की जो तलकीन अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं, अपने उन जराइम को देखें वो, जिसकी वजह से आज इस मुल्क के अवाम और हम सफ़र कर रहे हैं। और हम ये नहीं, और इनसे हमारी क्या लड़ाई है जो हमारे हुक्मरान है कि भाई हमारे मफाद में पॉलिसियां बनाओ, हमारे मफाद में खारजा और दाखिला पॉलिसी बनाओ। तुम अमेरिका और बाद उनके मफाद में बनाते रहे, आज इस नहज पे ले आए, क्या आप तुम्हारे भी सेफ हेवन महफूज नहीं रहे? यही रुकिए जरा एक सेकंड। ये जो फाटा में असला आया 80s की दहाई में, उस वक्त पाकिस्तान में कुछ सियासी हुकूमत थी या कोई डिक्टेटर था? किसका वो फैसला था? फिर उसके बाद ये जो अमेरिका के साथ जंग में जाने का फैसला, ये पाकिस्तान के अवाम का था, डिक्टेटर का? तो किया सब कुछ डिक्टेटर्स ने। और मैं आपकी गुफ्तगू सुनूं तो मुर्द इल्जाम सियासतदान, ये मलबा सारा सियासतदानों पे डाला डिक्टेटर्स ने। अब आप मुझे ये बता दें कि जब ये आधा कर देना पीरियड, जब ये आए, मिसाल के तौर पे चले 4 साल पुरानी बात कर लेते हैं, यहां बैठ के आपके नुमाइंदे कहते रहे ये हमारी जंग है,
कोई फर्क नहीं था उनमें। जो वोट आए थे वोट लेके और ज़िया-उल हक की पॉलिसी को टोक कर रहे थे, यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है अहद ज़िया-उल हक, आज भी हम उसमें रह रहे हैं। ऊपर से कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं आपके ये सारे जो नुमाइंदे हैं वो आके हमें कहते रहे हैं ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग है। क्या बदला इन्होंने? किसने खड़े होकर कहा कि नहीं ये हमारी जंग नहीं है, आज हम बंद करते हैं इसको अवाम के मफाद में? तो फिर मैं क्या डिस्टिंक्शन करूं? ये पाकिस्तान ना तो मैं ज़िया-उल हक के गुनाहों को मैं कंडोन कर सकता हूं, ना इनके जो उसका अच्छा है। तो फिर खुदा के लिए गुफ्तगू में आप ये इस तरह का तासुर देने की कोशिश ना किया करें कि ये पाकिस्तान आप इस तरह का तासुर ना लिया करें, क्योंकि ये नहीं दे रहा। जमहूरी निजाम के दौर में बका है। जी हाँ, वो जमहूरी निजाम जिसमें जमहूर एम्पावर हो और ये देखिए वो एम्पावरमेंट अवाम अपने वोटों से लेके आएगी। जमहूरियत से मोहब्बत की एक माशाल्लाह मिसाल। बात कर रहे हैं ना, डिक्टेटर के दौर में और आज के दौर में कोई फर्क नहीं है। माशी एतबार से इस दौर में डिक्टेटर की निस्बत ज्यादा कुचला गया अवाम। इसी मुनासबत से आज़ादी सहाफत की बात करें, सहाफ़ी मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा आज़ाद थे या आज के दौर में? मुशर्रफ के दौर में उसने मीडिया को खोला और उस मीडिया में अब देखें ना, पीटीवी और चंद एक लोकल थे और कोई टीवी नहीं था। आज पीटीवी नजर नहीं आता हमें, और है मौजूद है और वो यूनिवर्सल है, उसकी अपनी बहुत बड़ी। आप मानते हैं आज के सियासतदानों ने हमें इतना बोलने का राइट दिया है? सियासतदानों ने कैसे बोलने का राइट दे दिया? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये मीडिया इत्तेफाक शूमिया किस्मत कह लें या कुछ कह लें, ये परवेज मुशर्रफ हो चुके हैं। नहीं अब मैं ये अच्छा मुझे ये बताएं, ये मुझे बताएं कि मैं ये कह दूं कि 1857 की जंग आज़ादी 1857 नहीं हुई थी, 1975 में हुई थी। जब मीडिया उसके ऐद में आज़ाद हुआ, उसने किया या नहीं किया? उसके ऐद में आज़ाद हुआ, उसने ये लाइसेंसेस दिए जिसकी वजह से आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं कहूं उसने नहीं दिया। और आज इस जमहूरी ऐद में 24 रुपए की चीनी वो बेच के जाता था, यहां पे 70 रुपए की कर दी। इन्होंने की तो मैं कहूं इन्होंने नहीं की। क्या मैं फैक्ट्स को डिस्टार्ट कर दूं, फैक्ट्स को बदल दूं? नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप फैक्ट्स को डिस्टार्ट करें, लेकिन जो सबसे पहले हमने खबर डिस्कस की, जो बलूचिस्तान में जो मामला खराब हैं, अकबर भुट्टी को किसने मारा? आज बलोच अवाम जो अपने राइट्स कंडेम करते हैं, तो खुदा के लिए भाई मैं कंडेम करता हूं। कंफ्यूज मत करें। बात ये नहीं, बात ये है कि धड़े मत बनाएं कि अगर मेरे धड़े के आदमी ने जुर्म किया तो मैं उसको भी उसकी हिफाजत करूं। परवेज मुशर्रफ ने जुर्म किया, वहां पे मैं अर्ज कहता हूं नहीं है आपका जमहूरियत, आपका धड़ा। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में ऐसे लोगों को ले आएंगे जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करेंगे। खुदा के लिए जब से साफत में धड़े आए हैं, जो आपके धड़े ने जुर्म भी किया तो उस पर हम खामोश हैं। हमें बेलाग तबसरा करना है, हमें बेलाग बताना है। परवेज मुशर्रफ ने गलत किया, जुर्म किया। ज़िया-उल हक की तारीफ कर, ज़िया-उल हक की तारीफ मैं नहीं कर रहा। ज़िया-उल हक वाज द मोस्ट, मैं कह रहा हूं कि उसका ऐद आप बदल नहीं सके। बात नहीं करें, सुने वैसे तो आप ज़िया-उल हक से 1986 10 अप्रैल को ज़िया-उल हक से हाथ मिला के बीबी आई थी। अब बात करें किस तारीख को? 1986 में जब आए थे आप 10 अप्रैल को, तो ज़िया-उल हक से बात करके नहीं आई थी। मजबूर किया पाकिस्तान के ना होती, मजबूर बाहर रहती, हमें नहीं चाहिए थे हाथ मिलाना। आप तो जो उनके पीछे लोग मर गए, वो मर गए, आप एनआरओ करते रहे। 200-300 बंदों की वो लाशें आपको याद रही जो वहां चली गई। वो जो 250 आदमी उसके साथ मर गए, उसकी कुर्बानी कोई नहीं थी, और उसी कुर्बानी का सौदा जिस दिन मर्जी बैठ के जर्नैल से कर लिया। फिर हमें कहते हैं जमहूरियत। एक कॉलर है हमारे साथ दुबई से, हसन। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सईद काजी साहब की बातें सुन के सच बताऊं, सारे पाकिस्तानियों की आवाज है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है। अभी मीडिया को थोड़ा और भी पॉइंट आउट तो हम सारी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं मीडिया, लेकिन इसको और जानिबदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। जो सच है उसी का साथ देना चाहिए। जैसे कि जुडिशल पॉलिसी आई, उसका फल मुझे भी मिला, मैं आपको ये भी बता दूं, और सारी पाकिस्तानी आवाम को मिल रहा है। क्या हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट 4 साल से कोई एक पॉलिसी इसने बनाई? अभी मीडिया को, अच्छा मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मीडिया को ये भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि मैं किस पार्टी के साथ चलूं। सही, शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात की कॉलर ने। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आप वोट के जरिए उन्हें तब्दील कर दें। अगर कोई भी जमात अच्छी नहीं है तो आप वोट के लिए मत निकलें, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है ये अवाम को ही करना है। हम किसी डिक्टेटर को इसका इख्तियार नहीं दे सकते, इसलिए कि वो उनकी मनपसंद पॉलिसीज होगी। 10-10 साल तक फिर हम ये दहशतगर्दी की जंग अपनी जंग बना के लड़ते रहेंगे। अगर इन सियासतदानों ने भी वही किया तो आप इनको तब्दील करने का हक शाजिया पाकिस्तान के अवाम को है, और वो वोट के जरिए। ये मेरा सिर्फ एक नुक्ता है जिस पर मैं काजी साहब से अपनी खबरों की तरफ आए, टाइम कम आ जाता हूँ। अवाम की जो आज फिर हमने बड़ी जो है उसकी मेहरबानी फरमाई और 12% बिजली बढ़ा दी। अब ये है कि अब जब पैसे चाहिए होते हैं, एक सरकार को पैसे चाहिए, कहाँ से ले वो? अब या तो उस तरफ से ले कि जो उस जहाँ पे वो खुद बैठी है, अपने तबके को टैक्स लगाए ना, जहाँ पे इतना पैसा है।
आज 12% बिजली बढ़ा दी। क्या ये जमहूर से मोहब्बत की एक आज सबसे बड़ी दलील ये है? 12% जो कीमत बढ़ गई। यहाँ पे मैं बार बार ये फैक्ट्स इसलिए दोहराता हूँ कि बड़े अहम है। FBR कहता है 500 अरब की चोरी है, कोई कहता है 1500 अरब की चोरी है, कोई कहता है 1800 अरब की चोरी है। उनको हाथ नहीं लगाना, अवाम देगी टैक्स, अवाम इस रियासत को चला। जो भी मईशत का बोझ आएगा अवाम पे डाल दो और ये कह दो ये जमहूरी है, ये आमरीत है। ये कहानी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये खबर मैंने की, अब दूसरी खबर पे आता हूँ। फाटा में बच्चियों ने, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा और उनके साथ स्टूडेंट्स ने मिल के एहतजाज किया कि हमें हम तनख्वाहें दें। मुझे याद और समी साहब ने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की थी। यहाँ पे फाटा से एक वफद आया था, वो बच्चे आए थे और समी साहब मुझे कहने लगे कि यार ये ऐसे देखते हैं जैसे हम दुबई या अमेरिका में जाकर जगहों को देखते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, उसको जोड़ो अपने साथ फाटा को। आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मगर वहाँ आप जो है मिलिट्री ऑपरेशन करवाते रहे। यहाँ पे कौन कर रहा है? वो पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत। तो फिर वो रियासत कौन है? कौन है रियासत? तो क्यों सियासतदानों को बुरा कहते हैं आप? कैसे? वहां पर फाटा के इलाके में आपको पता है सियासी जमातें पाकिस्तान की एक्ट नहीं कर सकती थी। इस सियासतदानों ने वहां पर अब राइट्स दिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पर दस्तखत किए कि सियासी जमातें कर सकें। आप जाके दिखाएं मुझे फाटा में, किससे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है? किससे लेनी पड़ती है? और ये सारा जो फाटा आप कहते हैं लियारी में, बता दें किससे लेनी पड़ती है? आप जा सकते हैं, फौज से लेनी पड़ती है ना। खोल के तो फिर खुलकर फौज से लेनी पड़ती है ना। उठ जाए अपनी सीटों से, अगर औकात नहीं है हुक्मरानी करने की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको राइट्स दिए हैं आप उनको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप डरते हैं कभी अमेरिका से कभी एस्टैब्लिशमेंट से, तो जाएं कारोबार करें, हुकूमत ना करें, पैगंबरों के पैसे को बर्बाद ना करें। जब आप के अंदर रहकर आप सिस्टम को ठीक करेंगे, आपके लिए बहुत आसान है गाजी साहब। आप डिबेट करना बहुत आसान है, तकरीर बहुत आसान है, ये आइडियल गुफ्तगू करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली बात करें आप। हुसैन से लेके आज तक बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत लोग और वो गुमनाम भी मरे हैं। मत करें हुक्मरानी, ये पैगंबरों का जो पेशा था मत करें इसको बदनाम। जान भी देनी पड़ती है अवाम के लिए। आप माल बनाएं, अंदर माल डालें। सियासतदानों ने जान दी है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी ली है, सियासतदानों ने दी है जान। छोड़ दें आप, ये महंगाई के चक्कर में लाके आप डिक्टेटर्स की सपोर्ट करना बंद कर दें। आप जाके अजमेर शरीफ 10-10 लाख डॉलर बांटे और अवाम को 12% ये डालें। अब ये एक सियासतदान नाकाम हुए, लोगों को डिलीवर नहीं कर सके, अब ये उसमें लपेटना चाहते हैं निजाम ही। आज मुशर्रफ अच्छे हो गए, जियाउल हक अच्छे हो गए। मुझे खबरें बता लेने दें, बड़े अच्छे हैं वो सियासतदान जितने अच्छे हैं इस मुल्क के अवाम को पता है। और जो डिक्टेटर्स ने जो कुछ किया ना, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन डिक्टेटरों के बूट पॉलिश करके जानते हैं, बहुत बुरे हैं। मुझे अब कॉलर लेने दें। आप अपनी खबरें डिस्कस नहीं कर रहे, मुझे आप कॉल लेने टोक देते हैं इसकी वजह से। लियाकत है हमारे साथ सियालकोट से। हेलो मेरे ख्याल में वो मायूस होकर भाग गए हैं। दूसरी बात ये वापडा में इतनी करप्शन है। आप इतनी जो अगर उसको मिसमैनेजमेंट अंदर रोकें, आप ये जो इतनी जो पैसे ज़ाया होते हैं हमारे इस करप्शन में, करोड़ों रुपए की वो बात करें। और साथ खबर में ये भी बताया गया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब इन्वॉल्व हैं। इसको रोके, ये मैंने रोकना है, ये GHQ ने रोकना है या सिविलियन गवर्नमेंट ने रोकना है, वो आप रोकते नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर एक और जो तशवीशनाक बात ये है कि जो हमारी वसूलियों पे हमारे बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है, वो अभी हम 400 बिलियन की फिर देंगे। इस मुल्क इस 4 सालों में जितना इन्होंने कर्जा लिया, पहली बात तो ये वो कर्जे का किया क्या, कुछ चीज़ बनी नजर आई आपको? स्टील मिल बर्बाद, PIA बर्बाद, वो किधर गया कर्जा? अब वो हमें पे कौन करेगा? ये बिजली के बिलों में जो आप पैसे ले रहे हैं वहाँ, जो आप यूटिलिटी बिल बढ़ाएंगे, जो आप जो है ये जो पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा करेंगे, वो हम देंगे, खर्च ये करेंगे, वो किधर गए? अब मैं कल आपसे ये शेयर करूंगा कि तकरीबन इतना कर्जा आज तक नहीं लिया गया जितना इस ऐद में इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से लिया। एक कॉलर है हमारे साथ, फिर टाइम कम है, आपकी भी खबर डिस्कस करनी है। नहीं काजी साहब की खबरें डिस्कस करते हैं, ये बड़ी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सारी बुराइयां पाकिस्तान में अमेरिका की वजह से हैं और सब अच्छाइयां डिक्टेटर्स की, फौजी हुक्मरान बड़ा जबरदस्त इस तरह करते हैं। कॉल ले ले, मैं दस्तबरदार हो जाता हूं। ये कहते हैं सब अच्छाइयां अमेरिका, सब अच्छाइयां अमेरिका की वजह से हैं और सब अच्छाइयां सियासतदानों की वजह से। ये कहते हैं। मैं कॉल ले लूं? हां प्लीज। हेलो, साकिब फहम फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरा मेरी बात को जरा तसल्ली से ये दोनों अहबाब सुने। लेकिन आप सवाल मुख्तसर कीजिएगा, हमारा क्लोजिंग का टाइम है, मैं सवाल तो शायद नहीं करना चाहता, मैं इनकी राय में एक राय शामिल करना चाहता हूँ। दुनिया में 2 निज़ाम हैं, एक रहमान का निज़ाम है, एक शैतान का निज़ाम है। ये दोनों जो हैं ये दुनिया के ऊपर लागू हैं, अल्लाह ताला की अपनी हिकमत के तहत लागू हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बेस है, इसकी जो वजह है वो करप्शन है।
ये बड़ा एक लंबा मौजू है कि ये कहाँ से आई है, क्यों आई है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त जो 18 करोड़ अवाम है वो हुकूमत को इल्जाम देने की बजाय अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। फिल वक्त तो ये लग रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है बल्कि ये शैतानी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया है। रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को प्लीज टीच करें कि अपना काबा सीधा करें, अपना किबला काबा सीधा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कौम के ऊपर जरूर रहमत करें। शुक्रिया, बहुत अच्छी शुक्रिया। खबर भी है मेरे पास जी, पाकिस्तान में पहला जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ है शिफा में, इस्लामाबाद में, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात और है, इस दुआ ये है कि ये सिर्फ मखसूस ना हो जाए अहले सरबत के लिए। इस मुल्क में जिसको भी जो बीमारी लाहक हो, हमें सहल हो कि उसका इलाज यहाँ से करवा मैं सके। सिर्फ एक आपकी वो बात मुल्तान कहूंगा- की खबर नहीं, मैं वो खबर बाद में करूंगा। जो कॉलर ने बात कही ना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही की है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम तनकीद भी करें, जमहूरियत है हुक्मरानों पर, सियासी जमातों पर, कोई भी जो हमारे अकाबरीन है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हमें ये भी देखना है अपने गिरबान में झांक करके क्या हम बतौर शहरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या हम कहीं उसमें शामिल तो नहीं है जिससे कोई बेईमानी में इजाफा हो रहा हो, या हम खुद अपने मफादात जब आते हैं तो उन पर कंप्रोमाइज़ तो नहीं करते। बड़ी अच्छी बात कही कॉलर ने। और अब अगर टाइम है तो मैं ये इस बात का, मुल्तान वाली खबर डिस्कस करनी है, आपने वो बड़ी मुल्तान वाली खबर नहीं थी, वो लाहौर वाली खबर, लाहौर वाली, बिल्कुल जिसमें ये था कि काजी साहब, ये तो हमने डिस्कस किया था कि एक शादी वाले दिन एक कज़न ने जाकर अपनी कज़न को गोली मार दी थी क्योंकि वो उससे शादी करना चाहते थे, मोहब्बत की शादी। लेकिन अभी जो लाहौर से खबर आई है, एक लड़की ने उनके दोस्त थे भट्ट साहब, एक अस्मा भट्ट, तो उन्होंने जाकर को उनके साथ दोस्ती रही 1-2 महीने। जब उस लड़के ने दोस्ती उनसे ख़त्म की तो वो गई गन लेके उनके घर में घुसी और जाके उनको शूट कर दिया। वो बेचारे नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं भट्ट साहब, और उनके वालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसके वालिद साहब ने? अस्मा भट्ट। अस्मा जो है ना वो लड़के का नाम है और दिया भट्ट लड़की का नाम है। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो मौजूदा मुस्लिम लीगी कोई MP हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं लड़की की, और वो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो रहे। लेकिन जो असल बात जो मैं डिस्कस ये करना चाह रहा था कि बिट्रेल, काजी साहब, अब जो पाकिस्तानी खवातीन है वो भी छोड़ेंगी नहीं। तो इसलिए साहब एक शेर कि इश्क का खेल भी है दूसरे खेलों जैसा, मात का जिनमें नहीं हौसला खेले क्यों है। क्लोजिंग का वक्त हो गया। मैं जाते जाते अब लड़कों को एक ही मैसेज दूंगी कि आप धोखा गोलियों से गुरेज करें और गोलियों से बचें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।